हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें एनटीए यूजीसी नेट की, तो फरवरी वाले एग्ज़ाम के अंदर लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आए थे। उस समय हमारा चैनल नया बना हुआ था। इसके बाद अगर जून वाले एग्ज़ाम की बात करें तो उस एग्ज़ाम के अंदर लगभग 30 से ज़्यादा प्रश्न उन सभी वीडियो से देखने को मिले हैं। तो वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज के वीडियो के अंदर हम प्राचीन भारत की महिला शासिकाओं के ऊपर बात करेंगे, जिसके अंदर कौन कौन से राजवंश के अंदर कौन कौन सी महिला शासिकाएँ हुई है और साहित्य में इनका क्या उल्लेख मिलता है, क्या इनका योगदान रहा है और क्या इनकी क्रोनोलॉजी है। क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट के अंदर तो हर बार एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है क्रोनोलॉजी से महिलाओं के ऊपर। और सभी तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, बिल्कुल नया कंटेंट है। इस तरह का कंटेंट आपने शायद ही बुक वगैरह में कहीं देखा होगा, बाकी वीडियो में तो कहीं शायद देखा नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। और जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलते हम स्लाइड के ऊपर जाएँ। इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम महिला शासिकाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या स्त्रियाँ भी राजा हो सकती थी? तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि अगर हम प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल तक की अगर हम बात करें, तो प्राचीन काल में तो ख़ास तौर पर और मध्यकाल के अंदर तो जो समाज रहा है हमारा, वो पुरुष प्रधान ही समाज रहा है। यानी कि जितने भी जो भी कार्य करने रहते हैं, वो सारे कार्य पुरुषों के द्वारा ही संपन्न करवाए जाते थे। मतलब पुरुषों को प्रायोरिटी हर चीज़ में दी जाती थी। यहाँ तक कि शासन में, प्रशासन में, नौकरी में, काम में, सभी तरह के जितने भी जो भी काम होते थे, वो सारे काम में जो प्रायोरिटी दी जाती थी, वो पुरुषों को दी जाती थी। समाज में जो भी काम होता था, समाज में नाम चलाना या किसी भी प्रशासन में शामिल करना, तो वो सारी चीज़ों में पुरुषों को ही प्रधानता, यानी कि पुरुषों को ही प्रायोरिटी दी जाती थी। मगर कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ क्षेत्र में हमको अपवाद देखने को मिल जाते हैं। कुछ कुछ राजवंश के अंदर भी इन चीज़ों का देखने को मिल जाता है कि कहीं कहीं पे महिलाओं शासिकाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वही सब चीज़ें देखेंगे, किस राजवंश के अंदर महिला शासकों ने रूल किया है और इनके लिए साहित्य में क्या जगह दी गई है कि महिला शासन कर सकती है या नहीं कर सकती है। बौद्ध साहित्य में क्या बात मिलती है, ब्राह्मण साहित्य में क्या बात मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम साहित्य में इन सब चीज़ों के लिए क्या जानकारी दी गई है, यानी कि साहित्य में क्या उल्लेख दिया गया है महिलाओं के ऊपर। तो मध्यम निकाय की अगर बात करें दोस्तों, तो मध्यम निकाय आप सभी को पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, जो दीघ निकाय होता है, उस दीघ निकाय का हिस्सा है यह मध्यम निकाय। यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अंदर जो त्रिपिटक होते हैं, त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तीन पिटक होते हैं। तीन पिटक में जो सुत्त पिटक होता है, उसके 5 भाग होते हैं दोस्तों। तो उस 5 भागों में एक भाग है दोस्तों मध्यम निकाय। उस मध्यम निकाय के अंदर क्या उल्लेख मिलता है, ये हम देख लेते हैं। तो मध्यम निकाय के अंदर बताया गया है कि स्त्रियों के शासन में पुरुष पत्थर की नाव की तरह डूब जाएगा, वे शासन का संचालन नहीं कर सकती। तो ये बात का उल्लेख आपको किस में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के अंदर। यहाँ तक कि जो हमारे गौतम बुद्ध हुए हैं, गौतम बुद्ध ने भी जब संघ के अंदर महिलाओं को शामिल करने की बात की गई थी, तो उन्होंने भी ये बात बोला था कि ये धर्म अगर 1000 वर्ष तक चलने वाला होगा और महिलाओं को अगर इसमें हमने शामिल कर लिया, तो ये 500 वर्ष ही चलेगा। कहने का मतलब उन्होंने भी यही बात को बोला था कि महिलाओं का जो शामिल करना या महिलाओं को साथ में रखना, इन सब चीज़ों के लिए सही नहीं है। तो यानी कि उन्होंने भी पुरुष प्रधान समाज की ही बात बोली है, महिलाओं को प्रायोरिटी नहीं दी है। तो जब हम बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ की, मध्यम निकाय की, तो मध्यम निकाय में भी यही बात का उल्लेख देखने को मिला है कि स्त्रियों को अगर शासन में
स्त्रियों के शासन यानी कि स्त्रियों का अगर शासन है तो उसमें पुरुष पत्थर की तरह होता है और पत्थर की नाव की तरह होगा और डूब जाएगा, यानी कि वो प्रशासन वो शासन जो रहेगा पुरुष की बहुत ज़्यादा बुरी हालत उसमें हो जाएगी और वो डूब जाएगा और वे शासन का संचालन नहीं कर सकती। कौन शासन का संचालन नहीं कर सकती दोस्तों? तो स्त्री महिलाएं यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट होती हैं वो शासन का संचालन यानी कि रूल नहीं कर पाएगी। इस बात का उल्लेख आपको मध्यम निकाय में देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम दूसरे ग्रंथ की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब ब्राह्मण ग्रंथ है आपका महाभारत, यानी कि हिंदू धर्म का ग्रंथ है महाभारत। अब महाभारत के अंदर क्या उल्लेख मिलता है? विजित देश के सिंहासन पर राजा के पुत्र और भाई के अभाव में लड़कियों को बैठाना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोस्तों सपोर्ट किया है लड़कियों को, यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अंदर तो महिला कैंडिडेट यानी कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया गया है, मगर महाभारत के अंदर बताया गया है। मगर इसमें भी कब बताया गया है दोस्तों? जब आपका राजा का पुत्र नहीं है और भाई नहीं है और राजा भी नहीं है, यानी कि राजा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र भी नहीं है और भाई भी नहीं है, तब लड़कियां शासन में बैठेगी, बाकी लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं देना है। मगर यहाँ पे मध्यम निकाय के अंदर तो ये बात बोली है कि लड़कियों के शासन में रहना ही नहीं है पुरुषों को। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लेक्सिबल चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आपको पता होना चाहिए महाभारत के अंदर। तो महाभारत के अंदर ये बात बोली है कि अगर राजा के बाद अगर पुत्र नहीं है और भाई नहीं है, यानी कि अगर इन दोनों का अगर अभाव है तो फिर महिलाओं के शासन में रह सकते हो आप। ये बात आपको महाभारत में देखने को मिली है। अब इसके बाद बौद्ध ग्रंथ एक और बौद्ध ग्रंथ के अंदर ये भी मध्यम निकाय भी आपका बौद्ध ग्रंथ ही है, मगर दूसरे अदर जो सोर्स हैं बौद्ध ग्रंथ के उसमें आपको कुछ महिला शासिकाओं के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो कौन कौन महिला शासिकी हुई है? अनुला नाम की और शिवाली नाम की और उदयभद्र नाम की। तो ये तीन महिला शासकों के बारे में जानकारी मिलती है और ये जानकारी का सोर्स क्या है? बौद्ध ग्रंथ के अंदर जानकारी मिलती है। अब इसका जो डीपली सोर्स है वो तो किसी ग्रंथ के अंदर जाके पता चलेगा। बाकी बौद्ध ग्रंथ के अंदर अनुला, शिवाली और उदयभद्र ये तीन महिला शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब गौतम बुद्ध की। तो गौतम बुद्ध ने इस सब के बारे में क्या बोला है, क्या स्टेटमेंट दिया है? वे लोग दुर्भाग्यशाली है जो स्त्रियों के शासित राज्य में रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। आपसे अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध ने ये बात बोली है कि वे लोग दुर्भाग्यशाली है जो स्त्रियों के शासित राज्य में निवास करते हैं, यानी कि स्त्रियां जहाँ पे शासन कर रही है, यानी कि जिस राजवंश के अंदर स्त्रियां शासक है, स्त्रियां रूल कर रही है, उस राजवंश में नहीं रहना चाहिए। ये बात गौतम बुद्ध ने बोली है, क्योंकि गौतम बुद्ध के अलावा जो बौद्ध साहित्य है उसके अंदर भी यही बात देखने को मिली है, क्योंकि स्त्रियों के शासन में नहीं रहना चाहिए, ये बात बौद्ध साहित्य के अंदर बोली है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो बौद्ध साहित्य ने तो मना किया है, मगर हिंदू धर्म का जो साहित्य है महाभारत, उसमें भाई और पुत्र के बाद अगर लड़की है तो उसको बेटा देना चाहिए, ये बात इन्होंने बोली है महाभारत में। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी को समझ लेते हैं दोस्तों कि क्रोनोलॉजी में किस तरीके से, यानी कि प्राचीन भारत के अंदर जो महिला शासिकी हुए हैं, महिला शासिकाएँ जो हुई है, उनमें कौन कौन सी कब आई है, किसके वंश में आई है, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं और इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, इनके समय के अनुसार इनको हम समझ लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा जाता है एनटीए यूजीसी नेट में, वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। महिलाओं से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों क्रोनोलॉजी की। तो क्रोनोलॉजी में सबसे पहले नाम आएगा रानी कैलियोफिस। तो रानी कैलियोफिस का जो संबंध था दोस्तों, एक अश्वक गणराज्य था, आप सभी को पता होना चाहिए। जब अश्वक गणराज्य, ये बात है आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के पहले की, यानी कि घनानंद का जब नंद वंश का जब शासन था, उस समय उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अश्वक गणराज था और इसी अश्वक गणराज के ऊपर सिकंदर के द्वारा आक्रमण किया जाता है। सिकंदर के द्वारा जब अश्वक गणराज के ऊपर आक्रमण किया जाता है तो अश्वक गणराज के जितने भी जो भी पुरुष होते हैं उन पुरुषों की हत्या कर दी जाती है। और जब उन पुरुषों की हत्या कर दी जाती है दोस्तों, तो उसके बाद वहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो यहाँ की जो रानी होती है कैलियोफिस, उस कैलियोफिस के नेतृत्व में युद्ध करती है। और जब युद्ध करते हुए जब इनको लगता है कि पराजित होने वाले हैं, तो ये रानी कैलियोफिस के साथ पूरी महिलाएं, अश्वक गणराज की पूरी महिलाएं और जो इनके बच्चे थे वो सारे अपने आप को आग लगा लेते हैं। तो ये बात आपको रानी कैलियोफिस का जो अश्वक गणराज है उसमें देखने को मिलेगा और इसके ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था, ये आपको याद रखना है।
फिर उसके बाद दूसरी रानी आती है दोस्तों, उसके बाद रानी नागनिका। तो रानी नागनिका का अगर संबंध की बात करें दोस्तों, तो ये सतकर्णी प्रथम की ये पत्नी रहती है। सातवाहन वंश का जो शासक होते हैं सतकर्णी प्रथम, और सिमुक तो आपका सातवाहन वंश का प्रथम शासक माना जाता है, मगर उसके बाद आपको सतकर्णी प्रथम आता है। सतकर्णी प्रथम की जो पत्नी होती है दोस्तों नागनिका, ये सातवाहन वंश की रानी होती है। और नागनिका के ही जो अभिलेख है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, भूमिदान का जो प्राचीनतम अभिलेख मिलता है वो नागनिका के अभिलेख के अंदर ही जानकारी मिलती है। यह आपको याद रखना, ये सातवाहन वंश के जो सतकर्णी प्रथम शासक होते हैं उनकी पत्नी होती है, और ये जो सतकर्णी प्रथम के जो पुत्र होते हैं उनके संरक्षक के रूप में ये शासन संचालन करती है। इसके बाद आता है दोस्तों प्रभावती गुप्ता का नाम। तो प्रभावती गुप्ता ये वाकाटक वंश की रानी होती है दोस्तों। वैसे अगर इनकी बात करें तो जो गुप्त वंश के शासक होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी पुत्री होती है, और इनका विवाह शकों को उन्मूलन करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो शक राजवंश वाकाटक वंश होता है, वाकाटक वंश के एक शासक होते हैं रुद्र सिंह द्वितीय, तो रुद्र सिंह द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह कर देते हैं। और प्रभावती गुप्ता का जब विवाह कर देते हैं दोस्तों, तो रुद्र सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो इनके दो पुत्र होते हैं दोस्तों, दामोदर और दिवाकर। तो पहले तो ये दोनों को संरक्षक के रूप में शासन करती है, और दामोदर का निधन हो जाता है। फिर दामोदर का जब निधन हो जाता है दोस्तों, फिर उसके बाद इनका दूसरा पुत्र होता है दिवाकर। दिवाकर जो होता है वो प्रवर्तसेन द्वितीय के नाम से शासक बनता है। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है दोस्तों, प्रभावती गुप्ता जो है वाकाटक वंश की रानी बन जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कश्मीर के राजवंश की, सुगंधा की। तो सुगंधा जो है दोस्तों उत्पल वंश जो होता है, एक तो आपका कश्मीर के अंदर जो राजवंश होते हैं उनकी क्रोनोलॉजी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाए तो सबसे पहले आपका आएगा दोस्तों गोनंद वंश। फिर गोनंद वंश के बाद आएगा आपका कारकोट वंश। कारकोट वंश के बाद आएगा उत्पल वंश। तो ये जो रानी थी सुगंधा, ये उत्पल वंश की रानी थी। फिर उत्पल वंश के बाद आएगा दोस्तों आपका यशस्कर वंश। फिर यशस्कर वंश के बाद आएगा आपका लोहार वंश। तो इस तरीके से दोस्तों कश्मीर के राजवंश की क्रोनोलॉजी है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उत्पल वंश के जो शासक होते हैं अवंती वर्मन, उनकी रानी होती है सुगंधा। तो अवंती वर्मन की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो उसके पश्चात उनकी जो रानी है सुगंधा वो शासन का संचालन करती है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों यशस्कर वंश आता है। तो यशस्कर वंश में एक रानी आती है दिद्दा। तो रानी दिद्दा जो रहती है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ये यशस्कर वंश के एक शासक होते हैं क्षेमगुप्त। तो क्षेमगुप्त की मृत्यु हो जाती, पहले तो दोस्तों जब क्षेमगुप्त शासन करते हैं उसी समय दिद्दा का उनके ऊपर प्रभाव रहता है। रानी दिद्दा जो है दोस्तों, ये किस राजवंश की राजकुमारी है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। रानी दिद्दा किस राजवंश की राजकुमारी थी, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो दिद्दा जो रहती है दोस्तों, यशस्कर वंश के शासक रहते हैं क्षेमगुप्त, उस क्षेमगुप्त की ये पत्नी रहती है। तो क्षेमगुप्त का जब शासन रहता है तो उसी समय लगभग 30 वर्ष तक शासन रहता है क्षेमगुप्त का। तो उस पूरे शासन के अंदर दिद्दा का प्रभाव रहता है। जब क्षेमगुप्त का जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात दोस्तों तो जो क्षेमगुप्त का जो पुत्र रहता है उसके संरक्षक का रूप में ये शासन संचालन करती है। मगर बताया जाता है दोस्तों ये अपने पुत्र की हत्या करके ये खुद शासन संभालने लगती है, और ये लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी की महिला शासक होती है। फिर इसके बाद दोस्तों इनका भतीजा लोहार वंश की स्थापना करता है। वो आप जब कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको रानी केलियोफिस, फिर उसके बाद नागनिका, फिर उसके बाद प्रभावती गुप्ता, फिर सुगंधा, फिर दिद्दा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नागनिका जो है ये सबसे पहले आएगी, मतलब रानी केलियोफिस के बाद रानी नागनिका आएगी, फिर प्रभावती गुप्ता आएगी, फिर सुगंधा आएगी, फिर दिद्दा आएगी। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम कश्मीर के राजवंश की, यानी कि कश्मीर राजवंश के अंदर जो महिला शासिकाएं हुई हैं। हालांकि इनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी और ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया था, मगर इस वीडियो के अंदर भी ये महिला शासकों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों गोनंद वंश का शासन हमने बताया, गोनंद वंश आता है, फिर उसके बाद कारकोट वंश आता है, फिर उत्पल वंश आता है, फिर यस्कर वंश आता है, फिर आपका लोहार वंश आता है। तो गोनंद वंश का जो शासक होता है दोस्तों, उस शासक की पत्नी का नाम होता है
बलादित्य होता है दोस्तों, गोनंद वंश का शासक बलादित्य, उसको दुर्लभ वर्धन के द्वारा हत्या कर दी जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों यशोवती होती है, तो यशोवती शासक होती है दोस्तों गोनंद वंश की। फिर उसके बाद आती है सुगंधा, जो उत्पल वंश की हमने बात कर ली है दोस्तों। फिर उसके बाद दिद्दा आती है यस्कर वंश की, जो क्षेमगुप्त की पत्नी होती है। फिर सूर्यवती आती है दोस्तों। ये सूर्यमती जो है ये अनंत यानी कि लोहार वंश का एक शासक होता है अनंत। तो अनंत के बारे में बताया जाता है, ये प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कर्जा ले लेता है और ये कर्जे में डूब जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये परेशान रहने लगता है। तो परेशानी को छुटकारा दिलाने के लिए इसकी पत्नी सूर्यमती क्या करती है, अपने पति यानी कि आनंद का ये पूरा कर्जा माफ़ करवा देती है। मगर उसके बाद भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। तो अनंत क्या करता है दोस्तों, अनंत आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या जब कर लेता है तो उसके पश्चात दोस्तों ये सूर्यमती सती हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, इन चारों रानियों के अंदर जो सती हो जाती है वो सूर्यमती होती है, सूर्यमती ही सती होती है, ये आपको याद रखना है। और इसको याद रखने की हमने ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, यशोवदती। तो यशोवदती से हमने बताया था दोस्तों, या से आपका हमने बताया था यशोवती, और सा से आपको बताया था हमने सुगंधा, और दा से आपको बताया था दिद्दा, और ती से आपको बताया था हमने सूर्यमती। तो यशोवदती से आपका सूर्यमती बताया था हमने दोस्तों। ट्रिक में आपको अगर नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो मिल जाएगी आपको, एंसेंट हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पे हमने ट्रिक के माध्यम से ये कश्मीर की जो रानियाँ हुई है इन सभी की क्रोनोलॉजी हमने बताई है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम दोस्तों, उड़ीसा के अंदर आपका भूमकार वंश है। तो उस भूमकार वंश के बारे में बताया जाता है कि यहाँ की 1/3 महिलाएं, मतलब यहाँ के जो शासक हुए हैं उन शासकों में 1/3 महिला शासक हुए हैं। यानी कि अगर 100 शासक अगर यहाँ पे रूल किए हैं तो 100 शासक में 33 महिला शासक हुई है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया दोस्तों। तो इसमें कौन कौन सी महिला शासक हुई है देख लेते हैं दोस्तों। तिरुभुवन महादेवी, दूसरी हुई है दोस्तों गोरा देवी, तीसरी हुई यहाँ पे दंडा महादेवी, और चौथी हुई है यहाँ पे बकुला देवी, और उसके बाद होती है दोस्तों अंतिम है दोस्तों धर्म महादेवी। तो तिरुभुवन महादेवी सबसे पहली शासक है। फिर उसके बाद आपके दोस्तों गौरी देवी, फिर दंडी महादेवी, फिर बकुला देवी और धर्म महादेवी। तो ये 5 महिला शासक है, ये आपको याद रखना है। अगर कभी कन्फ्यूजन ना हो तो आप ये ट्रिक है आपको इस तरीके से इनकी क्रोनोलॉजी आप याद रख लेना, किसी भी तरीके से आपको याद रखना हो तो। बाकी इनसे इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाता है, मगर फिर भी बाई चांस अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये देवी नाम की जितनी भी महिला शासक हुई हैं ये सभी आपकी भूमकार वंश की महिला शासक है, और ये उड़ीसा का राजवंश है भूमकार वंश। इसके बाद बात कर लेते हैं हम दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के अंदर भी कुछ महिला शासिकाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो पूर्वी चालुक्य यानी कि जो हमारा वेंगी वाला चालुक्य क्षेत्र है वहाँ पे एक शासिका का नाम मिलता है दोस्तों विजय महादेवी। तो विजय महादेवी ने पूर्वी जो वेंगी का चालुक्य है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, जो हर पुलकेशिन द्वितीय होता है, पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई होता है कुब्ज विष्णुवर्धन के द्वारा ये पूर्वी का चालुक्य यानी कि वेंगी चालुक्य की स्थापना की जाती है, और उसी के अंदर विजय महादेवी के द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता है, इस बात का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों दिवावर्षी नाम की एक महिला का नाम मिलता है दोस्तों। ये कदम वंश जो होता है, पल्लव वंश का जो शासन होता है उसी के समकालीन ये कदम वंश होता है। मयूर सरवन जो है दोस्तों इस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो उसी वंश के अंदर दिवावर्षी नाम की एक महिला शासिका के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा फेमस जो है जिसके समय मार्को पोलो ने यात्रा की थी, रुद्रमा देवी। तो रुद्रमा देवी जो रहती है दोस्तों काकतीय वंश की महिला शासिका होती है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। और इनके बारे में तो ये बताया जाता है दोस्तों लगभग 12-13 साल तक तो इनके बारे में किसी को कोई पता ही नहीं था, और इनको सब रुद्र कहते थे दोस्तों। इनको पुत्र की तरह इनकी परवरिश की गई थी, और ये शासन में भी बिल्कुल पुरुष की तरह वेशभूषा धारण कर युद्ध लड़ने जाती थी, और अपना शासन संचालन भी पुरुष की तरह ही किया था। मगर जब अंत में बाद में पता चला दोस्तों कि ये महिला थी। तो ये काकतीय वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, ये आपको याद रखना है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो रानी दिद्दा जो थी किस वंश की राजकुमारी थी ये आपको कमेंट्स करके बताना है। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।